हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मेंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न के मॉडल आंसर को मैं डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह बीपीएससी मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अंतर्गत जीएस पेपर 2 सेक्शन 1 यानी कि इंडियन पॉलिटी टॉपिक से संबंधित आज का हमारा प्रश्न होगा और इसका मॉडल आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत पार्लियामेंट से संबंधित प्रश्न के मॉडल आंसर को मैं डिस्कस करूंगा। अगर पार्लियामेंट टॉपिक को देखा जाए तो आप समझिए कि किस प्रकार से बीपीएससी के लिए पार्लियामेंट टॉपिक महत्वपूर्ण है। 65वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा, 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा एवं 67वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में लगातार पार्लियामेंट टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। हालांकि तीनों बार जो प्रश्न पूछे गए हैं वे अलग अलग डायमेंशन में पूछे गए हैं। इस बार मैं फिर अभी पार्लियामेंट टॉपिक से मॉडल आंसर को डिस्कस करूंगा। ये जो प्रश्न होगा वो अलग डायमेंशन में होगा, यानी कि 65वीं, 66वीं और 67वीं में जो प्रश्न पूछा गया है उससे डिफरेंट डायमेंशन में मैं पार्लियामेंट टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा। ये टॉपिक वर्तमान समय में देखेंगे तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो मैं प्रश्न को डिस्कस कर रहा हूं। प्रश्न के अंतर्गत संसदीय अवमूल्यन से संबंधित हमारा मॉडल आंसर होगा और यह जो प्रश्न है वह आगामी आने वाले परीक्षा या तो 68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में या फिर 69वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में या फिर आगे की मुख्य परीक्षा में जब भी बीपीएससी पूछे, लेकिन यह प्रश्न जो है वह अनिवार्य रूप से प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि संसदीय अवमूल्यन पर आप देखेंगे कि डिबेट लंबे समय से इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में चल रहा है, इसीलिए यह टॉपिक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत अगर आप बीपीएससी मुख्य परीक्षा को टारगेट करके तैयारी कर रहे हैं तो संसदीय अवमूल्यन ये जो प्रश्न है इसका मॉडल आंसर आप हमेशा माइंड में रखें। आप राइटिंग प्रैक्टिस के जरिए इस मॉडल आंसर को हमेशा याद रखें। आइए टॉपिक और क्रमवार डेटा के माध्यम से हम लोग देखेंगे और इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। हमारा मॉडल आंसर का प्रश्न है, संसदीय अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि संसदीय अवमूल्यन क्या है। संसदीय अवमूल्यन के कारणों को बतलाते हुए यह स्पष्ट करें कि विगत कुछ वर्षों से भारत में संसदीय उत्पादकता में किस प्रकार ह्रास देखने को मिल रही है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि संसदीय अवमूल्यन भारतीय लोकतंत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। देखिए, प्रश्न यहाँ पर कई डायमेंशन में पूछा गया है और बिल्कुल यूनिक सवाल है। ठीक है, ये जो प्रश्न पूछा गया, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद आपको संसदीय अवमूल्यन को परिभाषित करना है। संसदीय अवमूल्यन को जब आप परिभाषित करेंगे तो आप बताएंगे कि आखिर संसदीय अवमूल्यन के कारण क्या क्या है, क्यों संसदीय उत्पादकता में गिरावट आ रही है, संसद का अवमूल्यन क्यों हो रहा है, तो आपको कारण बताना है। कारण बताने के बाद आपको विभिन्न डेटा का प्रयोग करना है और उसके माध्यम से स्पष्ट करना है कि विगत कुछ वर्षों में किस प्रकार से संसदीय गुणवत्ता, संसदीय उत्पादकता में ह्रास देखने को मिली है और फिर आपको बताना है कि किस प्रकार से यह हमारे लोकतंत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो प्रश्न का 4 डायमेंशन है, आपको 6 डायमेंशन में आंसर देना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इसके बाद प्रश्न का 4 डायमेंशन और उसके बाद कंक्लूजन। ये 6 डायमेंशन में आपका आंसर होगा। आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन को देखते हैं। ये टॉपिक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है मॉडल आंसर, इसे आप लोग काफी अच्छे से तैयार कर लें। भारत में संसद सर्वोच्च विधि निर्मात्री निकाय है। भारतीय संसद के विविध कार्यों में कानून निर्माण करना, विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वाद विवाद करना आदि शामिल है, लेकिन कुछ वर्षों से संसदीय गतिविधियों में ह्रास देखने को मिल रहा है। इससे भारतीय लोकतंत्र भी प्रभावित हो रहा है। देखिए, जो प्रश्न पूछा गया था ऑलमोस्ट प्रश्न की बातों को हमने इंट्रोडक्शन में अपने शब्दों में हमने यहाँ पर बता दिया और यह भी स्पष्ट हो रहा है कि आगे हमारे उत्तर में क्या क्या शामिल होगा। आइए, प्रश्न का पहला सेक्शन क्या था, संसदीय अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि संसदीय अवमूल्यन क्या है। संसदीय गतिविधियों, कार्य करने की क्षमता व प्रदर्शन में गिरावट, वाद विवाद के स्तर में कमी आना संसदीय अवमूल्यन कहलाता है। यानी कि संसदीय अवमूल्यन से क्या तात्पर्य है, यानी कि संसदीय गुणवत्ता में ह्रास, वाद विवाद के स्तर में कमी, संसदीय प्रदर्शन में गिरावट,
कार्य करने की क्षमता में कमी, ये सभी जो संकेत हैं वे संसदीय अवमूल्यन के संकेत माने जाते हैं। यानी कि अगर किसी पार्लियामेंट में वाद विवाद के स्तर में कमी आए, कार्य करने की क्षमता में कमी आए, कार्य उसकी जो प्रदर्शन है उसमें गिरावट आए, तो माना जाएगा कि वहां पर संसदीय अवमूल्यन की स्थिति विद्यमान है, यानी कि संसदीय गुणवत्ता का वहां पर ह्रास हो रहा है। अब इसके क्या कारण है, प्रश्न का दूसरा डायमेंशन है। तो आपने डिफिनीशन दे दिया, डिफिनीशन के बाद आपको बताना है कि संसदीय अवमूल्यन के क्या कारण हैं। आइए इसे हम लोग पॉइंट वाइज रूप में देखेंगे कि आखिर संसदीय अवमूल्यन के क्या कारण हैं, जिसको लेकर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में लंबे समय से विचार विमर्श राजनेताओं के मध्य में चल रहा है। पहला अवमूल्यन का जो सबसे बड़ा कारण है, संसद के द्वारा बिना बहस के जल्दीबाजी में कानून का पारित किया जाना। अब देखेंगे कि लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, अगर विपक्षी दलों के द्वारा किसी विधेयक का विरोध किया जा रहा है, किसी बिल का विरोध किया जा रहा है, तो विरोध के बावजूद सत्ता पक्ष के द्वारा अपनी संख्या बल के हिसाब से, संख्या बल को ध्यान में रखते हुए विधेयक को जल्दीबाजी में पारित करा दिया जाता है। यहां तक कि उस पर बहस भी नहीं किए जाते हैं, बहस के लिए पर्याप्त समय भी निर्धारित नहीं किए जाते हैं। अब देखेंगे कि विपक्षी दलों के द्वारा हमेशा यह आरोप लगाया जाता है कि बिना बहस के सरकार के द्वारा बिल को पारित करा लिया जा रहा है। सबसे बड़ा कारण है संसदीय गुणवत्ता में ह्रास का या संसदीय उत्पादकता में कमी का। दूसरा, विपक्षी दलों को कम समय आवंटित करना। आप हमेशा न्यूज में देखते होंगे कि विपक्षी दलों के द्वारा, अभी वर्तमान समय में देखेंगे तो कांग्रेस के द्वारा, एआईटीएमसी के द्वारा हमेशा आरोप लगाया जाता रहा है कि सरकार जो है वह विपक्षी दलों को बोलने नहीं देती है। सरकार अपने बिल को लाती है और सिर्फ वही अपनी बात को रखते हुए बिल को पारित कराती है, विपक्षी दलों को बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है। यह भी संसदीय गुणवत्ता में ह्रास का कारण है। राजनीति का अपराधीकरण, अगर राजनीति में पढ़े लिखे लोग आएंगे तब तो बेहतर तरीके से किसी मामले पर, किसी मुद्दे पर विचार विमर्श कर पाएंगे, लेकिन अगर अपराधी प्रवृत्ति के लोग राजनीति में आएंगे तो बेशक उनके पास वो क्वालिटी नहीं रहेगी कि वे विचार विमर्श कर पाएं, किसी मुद्दे पर बहस कर पाएं, कोई राष्ट्रीय मुद्दे हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो। अगर उनके पास जानकारी ही नहीं होगी, वे पढ़े लिखे नहीं होंगे, अपराधी प्रवृत्ति के होंगे, तब वे कैसे गुणवत्तापूर्ण बहस कर पाएंगे। तो इस प्रकार से राजनीति का अपराधीकरण सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है संसदीय अवमूल्यन का या फिर संसदीय गुणवत्ता में ह्रास का, संसदीय उत्पादकता में ह्रास का। इसके बाद विधायिका के नियमों के तहत हंगामा करने वाले संसद सदस्यों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई का अभाव। अब देखते होंगे कि विपक्षी दलों के द्वारा कभी कभी इतनी जोरदार तरीके से बहस की जाती है, इतनी गंदी राजनीति की जाती है कि लोकसभा अध्यक्ष हो या राज्यसभा के सभापति हो, लोकसभा या राज्यसभा में टेबल के सामने जाकर हो हंगामा करना, कागज फेंकना या फिर किसी भी पर्ची को फाड़ना, ये सब आम बातें हो गई है भारतीय संसद के लिए। तो उन पर त्वरित कार्रवाई नहीं हो पाती है। कभी कभी अगर त्वरित कार्रवाई हो पाए तब तो वे सदस्यों के एक संकेत के रूप में और उनको एक वार्निंग के रूप में होगा कि आप हो हंगामा बेवजह करेंगे तो आपको सदन से निष्कासित कर दिया जाएगा। लेकिन कभी कभी अभी आप तुरंत बजट सत्र को देख लीजिए, लगातार कई दिनों तक विपक्षी दलों के द्वारा, कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों के द्वारा अडानी मामले पर जेपीसी को लेकर हो हंगामा किया गया। वहीं सत्ता पक्ष के द्वारा आप देखेंगे कि राहुल गांधी के द्वारा जो लंदन में स्टेटमेंट दिया गया इंडियन डेमोक्रेसी को लेकर, तो उसको लेकर हो हंगामा किया गया और लगातार 10 से 15 दिन तक सदन नहीं चल पाया। ये बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, तो इन सभी मामलों में तुरंत जो है कार्रवाई नहीं हो पाती है, यह एक रीजन है। दलगत राजनीति भी संसदीय अवमूल्यन का कारण है, क्योंकि कभी कभी होता है कि कोई व्यक्ति, कोई जो जनप्रतिनिधि हैं वे दल से ऊपर उठकर काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको दल की विचारधारा में ही दल बदल कानून के, चूंकि दल बदल कानून का उनको डर होता है, तो दल के मर्यादा के अंतर्गत रहकर वे कार्य करने को विवश हो जाते हैं। तो दलगत राजनीति भी संसदीय अवमूल्यन का एक बहुत बड़ा कारण है। गैर सूचीबद्ध चर्चा के लिए समर्पित समय की कमी, यानी कि गैर सूचीबद्ध जो विषय, कुछ ऐसे मामले होते हैं जब सदन में किसी चीज पर बहस होती है तो उसको पहले सूचना दी जाती है और जिसे सूचना नहीं दी जाती उसको गैर सूचीबद्ध कहते हैं। जैसे कभी कभी प्रश्नकाल वगैरह में आप मामले, शून्यकाल वगैरह में मामलों को आप उठा पाते हैं। ठीक है, तो उस पर पर्याप्त समय नहीं दे पाना भी एक बहुत बड़ा कारण है। विवादास्पद मुद्दे एवं सार्वजनिक महत्व के विषयों पर चर्चा से सत्ता पक्ष का भागना। अब देखेंगे कि अक्सर यह होता है कि सत्ता पक्ष के द्वारा, जैसे आप देखेंगे कि विपक्षी दलों के द्वारा
हो हंगामा किया जाता है कि सरकार जो है वह महंगाई पर बहस नहीं करना चाहती है, चाइना इशूज पर सरकार बहस नहीं करना चाहती है, यानी कि ये सब जो रोजगार मामले पर सरकार जो है बहस नहीं करना चाहती है, यानी कि ये सब जो आरोप लगाए जाते हैं कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के द्वारा ये जो सार्वजनिक महत्व के विषय हैं या विवादास्पद मामले हैं उस पर भागने के कारण ये आरोप लगाए जाते हैं, और यह भी संसदीय उत्पादकता में गिरास का, संसदीय उत्पादकता में ह्रास का बहुत बड़ा कारण है। तो इस प्रकार से हमने 5, 6, 7, 8 पॉइंट के माध्यम से समझा कि किस प्रकार से संसदीय गुणवत्ता में यहाँ पर ह्रास देखने को मिल रहा है। अब डेटा के माध्यम से यहाँ पर समझेंगे कि क्या वास्तव में संसदीय गुणवत्ता में ह्रास हो रही है। तो यहाँ पर डेटा के लिए हमने 1950-60 ईस्वी के दशक और 2010 से 2020 ईस्वी के दशक की संसदीय कार्यवाही को यहाँ पर हमने डेटा के माध्यम से आधार बनाया है। यह जो डेटा है लोकसभा सचिवालय के वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ से डेटा हमने एकत्र किया है, आप भी वहाँ पर जाकर डेटा को एकत्र कर सकते हैं। यहाँ पर यह दर्शाया गया है कि 1950 से 60 के दौरान जो संसदीय कार्यवाही थी वह एक वर्ष में 140 दिन लगभग चलती थी, लेकिन यह घटकर 2010 से 2020 के दशक तक आते आते यह 70 घंटे हो गए हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि किस प्रकार से ये लगभग 50% की यहाँ पर गिरावट आई है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि 1950 एवं 60 के दशक में जहाँ संसदीय कार्यवाही प्रति वर्ष औसत एक वर्ष में 140 दिन चलती थी, वहीं यह घटकर एक दशक में प्रति वर्ष 70 दिन हो गई है। यानी कि 1960-70 के दशक में यह एक वर्ष में 140 दिन चलती थी, वहीं यह 2010 और 20 के दशक तक आते आते यह 70 दिन रह गई है। यानी कि सीधे लगभग 50% जो है वह काम में यहाँ पर गिरावट को दर्शा रहा है। ठीक है, अभी हाल ही में जो मानसून सत्र हुए हैं 2021 और 22, इन्हीं का डेटा जो रिसेंट है मानसून सत्र का वह अवेलेबल है। तो इसको हमने यहाँ पर आधार बना है कि किस प्रकार से गुणवत्ता में ह्रास हो रही है। देखिए यह 2021 का डेटा है, 2022 का डेटा है। 2021 में आप देखेंगे कि लोकसभा में सिर्फ 21% काम हुए, राज्यसभा में सिर्फ 29% काम हुए। 2022 में हालांकि यह संख्या बढ़ी है लेकिन इसके बावजूद कम है। 48% 2022 में लोकसभा में काम हुआ है और 2022 में राज्यसभा में 44% ही काम हो पाए हैं। 100% में सिर्फ 48 और 44 और यहाँ पे 21 और 29% काम हो रहा है। तो आप देखिए कि किस प्रकार से संसदीय गुणवत्ता में ह्रास हो रहा है। चाहिए संसद को कि 100 में 90 घंटा 90% उसकी प्रोडक्टिविटी हो, और इसके लिए क्या है, विपक्षी दलों के साथ विचार विमर्श किया जाए, विभिन्न मामलों पर खुलकर चर्चा हो, विवादास्पद मुद्दे पर भी चर्चा किया जाए, विपक्षी दलों को भी बहस के लिए निर्धारित समय उनके लिए भी पर्याप्त समय आवंटित किया जाए, जिन दलों को जितनी सीटें प्राप्त हुई है उसके हिसाब से उनको समय का उनको बंटवारा किया जाए, समय अलॉट किया जाए। तो इस प्रकार से विविध गतिविधियों के माध्यम से संसदीय उत्पादकता को सुधारा जा सकता है। हमने 2021 और 2022 का डेटा को देखा। मैं संक्षिप्त रूप में आपको अभी जो 17वीं लोकसभा सत्र की जो अभी बजट सत्र संपन्न हुई है, बजट सत्र जो समाप्त हुई है 2023 का बजट सत्र मुश्किल से 15 दिनों पहले, इसकी मैं प्रोडक्टिविटी को संक्षिप्त में आपकी चर्चा कर देता हूं। ठीक है, अगर राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी आप देखेंगे तो राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी सिर्फ 24.4% रही है। लोकसभा की अगर आप प्रोडक्टिविटी देखेंगे तो लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 34.85% रही है। तो आप देखिए 2021 में 21% और 29%, 2022 में 48% और 44%, वहीं 2023 के बजट सत्र में 24.4% और 34.8% यह लोकसभा और राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी रही है। आप यहीं से समझिए कि किस प्रकार से यहाँ जो है कार्य करने की संस्कृति में गिरावट आ रही है। जो काम 80 से 90% काम होनी चाहिए थी वे सीधे 20 और 30% के औसत में यह कार्य लोकसभा राज्यसभा में किया जा रहा है। तो यही डाटा जो है वह डेटा के माध्यम से यहाँ पर पूरी तरीके से स्पष्ट हो रहा है। आइए एक नए डेटा के माध्यम से हम लोग देखते हैं संसदीय गुणवत्ता में ह्रास को। देखिए ये जो डेटा है वह लोकसभा में पारित विधेयकों की संख्या के हिसाब से है। 10वीं लोकसभा सत्र के दौरान लगभग 300 विधेयक पारित किए गए थे। 11वीं लोकसभा सत्र के दौरान
80 विधेयक पारित किए गए। 14वीं लोकसभा सत्र के दौरान यह बढ़कर फिर से 280 हो गया, लेकिन पुनः 16वीं लोकसभा के दौरान घटकर 190 हो गया है और 17वीं अभी लोकसभा चल रही है। यानी कि आप देखेंगे कि 10वीं लोकसभा सत्र में जहां 300 विधेयक पारित किए गए थे वो घटकर 16वीं सत्र के दौरान 190 विधेयक आ चुके हैं। अतः स्पष्ट है कि 10वीं लोकसभा सत्र के दौरान कुल 300 विधेयक पारित किए गए थे, जो 16वीं सत्र के दौरान घटकर 190 हो गई है। यानी कि सीधे 110 का फासला, 110 विधेयकों की संख्या का यहाँ पर फासला दिख रहा है। यानी कि स्पष्ट है कि 10वीं लोकसभा सत्र के दौरान कार्य काफी बेहतर तरीके से संसद में किए जाते थे और इसी का परिणाम है कि 300 विधेयक सिर्फ एक एक सत्र के दौरान पारित किए जाते थे, लेकिन यह 16वीं तक घटकर 190 तक पहुंच गई और 11वीं में तो सीधे 80 तक पहुंच गई थी यह संख्या। आप इससे संसदीय गुणवत्ता को आप इसे समझ सकते हैं। संसदीय अवमूल्यन के कारण जनहित के मुद्दे पर सदस्यों के द्वारा बहस के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है। महत्वपूर्ण विषयों को सदन में सदस्य उठा ही नहीं पाते हैं। इतना ही नहीं, सरकार भी अत्यंत आवश्यक विधेयकों को पारित नहीं करा पाती है। शोर शराबे के कारण सत्र को बार बार स्थगित करना संसद की अनिवार्य विशेषता बन चुकी है। कभी कभी सत्ता पक्ष भी विवादास्पद मुद्दे पर बहस से भागती रहती है। इससे न सिर्फ उत्पादकता में ह्रास हो रहा है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। अभी हमने बताया कि महंगाई का मामला हो या फिर रोजगार का मामला हो, चाइना मामला हो, अभी हाल ही में विपक्षी दलों के द्वारा अडानी मामले पर जेपीसी गठन को लेकर हंगामा किया जा रहा था। तो ऐसे कई सारे मामले हैं जहां पर सत्तारूढ़ दल का भी रवैया सकारात्मक नहीं दिखता है और विपक्षी दलों तो नकारात्मक राजनीति करते ही हैं। तो किसी भी आप देखेंगे, किसी भी की भी सरकार हो, सत्ता पक्ष या विपक्ष, दोनों की जिम्मेवारी होती है सदन को व्यवस्थित रूप से संचालित करने की। लेकिन अभी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि सत्ता पक्ष विपक्ष के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं और विपक्ष सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि सदन में कोई कार्य संपन्न हो नहीं पाता है और सदन आए दिन हो हंगामा और शोर शराबा की भेंट चढ़ जाता है और सदन को बार बार माननीय लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के द्वारा सदन को बार बार स्थगित कर दिया जाता है। इससे कहीं ना कहीं हमारा जो लोकतंत्र है वह नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। संसदीय कार्यप्रणाली की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए कुछ सुधार किए जाने चाहिए, जिसके लिए निम्न सुधार यहाँ पर अपनाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर सुधार करेंगे तभी जो हमारा भारतीय लोकतंत्र है वह और अधिक सुदृढ़ हो पाएगा। पहला उपाय, संसद की कार्यवाही के लिए न्यूनतम कार्य दिवस निश्चित किए जाएं ताकि इनकी उत्पादकता को सुनिश्चित किया जा सके। यानी कि संसद के सभी सदस्य मिलकर यह निर्णय लें कि हमें प्रत्येक सत्र के दौरान मिनिमम इतने हमें विधेयक को पारित कराना है। जैसे अभी हमने देखा ऊपर कि 10वीं सत्र के दौरान हमने 300 विधेयकों को पारित किया, 11वीं सत्र के दौरान हमने सिर्फ 80 विधेयकों को पारित किया। हालांकि 16वीं सत्र के दौरान 190 विधेयकों को अवश्य हमने पारित किया। तो ऐसे एक हमें डेटा फिक्स करना चाहिए, सभी सदस्य मिलकर एक राय मशवरा करके एक समझौता करें कि प्रत्येक सत्र में कम से कम 200 से 250 विधेयक पारित किए जाने चाहिए। और अगर ऐसा फिक्स होता है तो निस्संदेह कार्य व्यवस्थित रूप से हो पाएंगे, राजनीति भी अपनी जगह पे हो पाएगी, शोर शराबा और हंगामा भी होगा। लेकिन ये अगर ऐसे निर्धारित कर दिए जाते हैं तो ये विधेयक भी पारित हो जाएंगे, जिससे देश का विकास बाधित नहीं होगा। दूसरा, सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी जवाबदेह बनाने के लिए एक आचरण संहिता बनाई जानी चाहिए। एक ऐसा आचरण संहिता बने जहां पर हो हंगामा करने वाले सदस्यों की लिस्ट तैयार हो, और इससे ये होगा कि नैतिकता के आधार पर सत्ता पक्ष के सदस्य होंगे या फिर विपक्षी दलों के सदस्य होंगे, वे ज़्यादा हो हंगामा या शोर शराबा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिस्ट में उनका नाम आने का डर होगा और एक नैतिक रूप से उन पर दबाव पड़ेगा। अगला, संसदीय समितियों के महत्व को स्थापित करना चाहिए। इससे विधेयक के पारित होने से पूर्व उस पर व्यापक विचार विमर्श को बढ़ावा मिलेगा और बैक बेंचर सांसदों को भी अपना दृष्टिकोण रखने का मौका मिलेगा।
दल बदल कानून में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए जिससे सांसदों को पार्टी लाइन से द्वारा स्वतंत्र रूप से अपने व्यक्ति की स्वतंत्रता मिले। अभी हमने बताया ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनहित के मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखना चाहते हैं, लेकिन वे दल बदल अधिनियम के अंतर्गत दलीय जनप्रतिनिधि के बजाय वे दलीय प्रतिनिधि के रूप में उनको कार्य करना पड़ता है और वे जनता के प्रतिनिधि के रूप में नहीं, वे अपने दल के प्रतिनिधि के रूप में वहां पर खुद को पेश करते हैं। और इसीलिए दल की जो मानदंड होती है, दल की जो आधारशिला होती है, उसी के ऊपर उनको स्टैंड रखना होता है और वे बंधकर उनको काम करना पड़ता है। तो चाहिए सरकार को, सभी राजनीतिक दलों को कि दल बदल विरोधी कानून में संशोधन करे और एक जनप्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि के रूप में किसी भी मुद्दे पर दल से की विचारधारा से अलग भी विचार रखने की आज़ादी मिलनी चाहिए। इससे हमारे देश की जो लोकतंत्र है उसमें संवाद की संस्कृति बेहतर तरीके से स्थापित हो पाएगी और दल की पृष्ठभूमि से बाहर जाकर भी कोई जनप्रतिनिधि अपने विचार को रख पाएंगे। निष्कर्षतः स्पष्ट है कि संसदीय अवमूल्यन भारतीय लोकतंत्र के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है, चिंता का सबब बना हुआ है। अतः इसकी कार्यप्रणाली की गुणवत्ता एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए आवश्यक सुधारों के माध्यम से विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए ताकि आदर्श रूप में यह अपने महत्व को चरितार्थ कर सके। देखिए जो हमने कंक्लूजन लिखा, कंक्लूजन में थोड़ा सा हमने भविष्य के लिए देखा तो यहाँ पे सकारात्मक बातों को लिख दिया है। आपको आंसर में भी इसी तरीके का एक्टिविटीज आपको करनी है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप आंसर राइटिंग की थोड़े बहुत ही गुर सीख पाए होंगे। और चूंकि देखिए यह जो हमारा टॉपिक है, मैं जब हमारा 67वीं का बैच चल रहा था तो उसमें भी हमने बताया था कि संसदीय अवमूल्यन चाहे वह 68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछे या फिर 69वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछे या फिर 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछे, लेकिन संसदीय अवमूल्यन से प्रश्न आने वाले 1 से 2 वर्षों के अंतर्गत अवश्य पूछा जाना चाहिए। और इस पर काफी बेहतर कंटेंट, बेहतर डेटा के साथ हमने इस मॉडल आंसर को तैयार किया है। आप इस मॉडल आंसर को से आप अपने आंसर को नोट डाउन कर लें और इसको पूरी तरीके से याद कर लें। 69वीं बीपीएससी और 68वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और हॉट टॉपिक है। थैंक यू सो मच। मैं बहुत जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मॉडल आंसर के साथ मैं अब खुद को यूट्यूब चैनल पे मैं उपलब्ध हो पाऊंगा। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में अपने दोस्तों के साथ तथा डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।